तो आज तारीख है 31 जनवरी और आज हम लोग 30 और 31 जनवरी दोनों का करंट कवर करेंगे। और जितने भी इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उसमें ऐसी जो भी न्यूज़ है जो हमें जानकारी के लिए या एग्ज़ाम के लिए किसी के लिए भी ज़रूरी है, सब जानेंगे। तो संडे के अगर द हिंदू की बात करते हैं तो फ्रंट पेज पे एक तो न्यूज़ आई है जो पेगासस को लेके आई है कि पेगासस का जब से पता पड़ा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने खरीदा था एकदम मुद्दा बढ़ गया है। तो अब की बार जो पार्लियामेंट है उसमें भी पेगासस का मुद्दा काफ़ी उठने वाला है, ये तो श्योर है। एक न्यूज़ आई है जो इंडिया और इसराइल के रिलेशंस के बारे में आई है कि हम लोगों ने 30 साल रिलेशन पूरे कर लिए, इसमें डिटेल में बात करेंगे आगे। एक बीएसएफ और पाकिस्तान के बीच में फिर से डायलॉग शुरू हो गए हैं पाकिस्तान की आर्मी के बीच में, तो ये अच्छी बात है, इसकी न्यूज़ आई है। टेंशन्स कम हो, दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। एक न्यूज़ आई है जो एक अजीब सी न्यूज़ है, बिहार में हुआ क्या कि बिहार में बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्सरसाइज अमेंडमेंट एक्ट 2006 ले आया गया था सॉरी, जिसमें अमेंडमेंट किया गया था 2017 में। और क्या कर दिया गया था, बिहार में पूरी तरीके से लिकर को बैन कर दिया गया था। अब सोचो जो बिहार के टीचर्स हैं उन लोगों को इसमें लगा दिया गया है कि वो लोग पता करें कि कौन कौन लिकर पीते हैं, कौन कौन जो है शराब की लेन देन कर रहा है और कौन कौन शराब का कितना सेवन कर रहा है, ये काम टीचर्स करें। तो इसके लिए टीचर्स की नियुक्ति लगा दी गई थी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। फिर इसको लेकर बहुत ज़्यादा बात उछल गई, तो फिर 24 घंटे में लोगों ने ये पूरा वापस ले लिया केस। तो बेसिकली बात करें फ्रंट पेज पे तो संडे की ज़्यादा कुछ नहीं है। एक पेज नंबर 6 पे न्यूज़ आई है एसबीआई के बारे में कि जो एसबीआई है, एसबीआई ने भी एक गलती कर दी थी। हुआ क्या था, एसबीआई ने अभी रिक्रूटमेंट निकाली थी तो उसमें एक महिला का चयन हो गया था, जो महिला 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो उन लोगों ने अनफिट दे दिया और ज्वाइनिंग नहीं देने की कह दिया उससे। वो महिला सीधे कोर्ट में चली गई, कोर्ट ने सीधे कहा, तो एसबीआई ने अपना पूरा ये रूल जो है कि हम लोग किसी भी प्रेग्नेंट महिला को नहीं लेंगे, ऐसा रूल था एसबीआई में, लोगों को पता ही नहीं था। तो इस रूल को पूरी तरीके से वापस ले लिया गया, विदड्रॉ कर दिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ के कोर्ट ने इंटरफेयर कर दिया। हम लोग अगर बात करें ना इंडिया में, तो जो मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2017 है, उसके अंतर्गत हम लोग 26 वीक की जो मैटरनिटी लीव है महिला को देते हैं। साथ ही साथ अगर कोई महिला किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है तो उसे 12 वीक की देते हैं। और अगर कोई प्राइवेट एंटिटी है तो उसमें अगर 30 महिलाएं काम करती हैं कम से कम, या 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उन्हें भी प्राइवेट लीव देना मैंडेटरी है। और साथ ही साथ में एक क्रैच उपलब्ध करवाना भी जरूरी है कि मतलब वो बच्चा जो है वो 500 मीटर के आसपास रहे जहाँ पे भी महिला काम कर रही है अगले 5 साल तक, क्योंकि भाई ये देख रेख करना पड़ता है बच्चे जब छोटे होते हैं तो। और अगर हम बात करते हैं ना इंडिया में, तो इंडिया में हम जानते हैं हर तीसरी महिला तो अंडर नरिश है और हर दूसरी महिला अनीमिया की शिकार है, खून की कमी है उसमें। और जो मैटरनिकल डेथ की बात करें तो इंडिया में 17% महिलाओं की मैटरनिकल डेथ होती है, जो बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा हम लोगों की आई है। तो इस वजह से ये सब चीज़ें करना भी ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ में हम लोग बात करें, यूएस में 12 वीक ही है, 12 वीक पेड है और 12 वीक फ्री है, मतलब ऐसे मान लो। तो यूएस में भी 24 वीक देते हैं। तो इंडिया ने भी 2017 तक 12 वीक ही था, इसको 26 वीक बढ़ा के किया है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच किया है 2017 के बाद में। और केवल एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है जो थोड़ी अलग है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है, 35 वीक्स तक की मिलती है। और वहाँ तो जो पैटर्निटी लीव है वो भी मिलती है, फादर्स को भी लीव मिलती है, अब और कहीं नहीं मिलती ऐसी। बाय द वे इंडिया में भी ऐसी बात उठी थी, पैटर्निटी बेनिफिट बिल 2017 में आया था जब मैटरनिटी का ये चेंज हुआ था तब, लेकिन वो बिल फिर पास नहीं हो पाया, तो जो भी है। और जो इवन तो जो सिंगल केयर पेरेंट, वो सिंगल केयर पेरेंट होते हैं, मतलब सिंगल पेरेंट्स हैं, उनको चाइल्ड केयर के लिए लीव चाहिए, तो उनको भी इंडिया में 1 साल की लीव देने के लिए कहा गया है। तो दैट्स ऑल। एक न्यूज़ आई है स्पोर्ट्स से, जो आई है अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा था उसके बारे में। तो 2 एकदम ऐतिहासिक चीज़ें हो गई हैं। एक तो हम जानते हैं महिलाओं में जो बार्टी हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की वुमन होते हुए 44 साल बाद किसी महिला ने ऑस्ट्रेलिया की जो है उसने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। तो ये हो गया ग्रैंड स्लैम, मतलब बेसिकली चल रहा था तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। और दूसरा पुरुषों में हम लोग जानते हैं राफेल नडाल, तो नडाल ने जीत लिया उसको। और अगर बात की जाए तो नडाल ने, सोचो 2 सेट लगातार वो हार गए थे, 5 सेट का मैच था, सब लोगों ने सोचा नडाल हार चुके हैं, लेकिन लगातार उन्होंने 3 सेट जीत लिए और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। अब सोचो इनके टोटल 30 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं, वो 21 ग्रैंड स्लैम हो गए जो इन्होंने जीते हैं, 30 हो गए हैं जो इन्होंने खेले हैं, और इस समय 30 साल के भी हो चुके हैं ये। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है इनका वो भी। और अगर हम लोग बात करें
4 जो ग्रैंड स्लैम्स हैं टेनिस में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। ऑस्ट्रेलिया इस बार नडाल ने जीता था, फ्रेंच नोवाक ने, विंबलडन नोवाक में जीता था, और जो यूएस है वो मिमिदियावेव ने जीता था। वही एक अलग है, बाकी सब तो। और पिछली बार तो लगातार नोवाक जोकोविच इतना अच्छा खेल रहे थे कि तीनों के तीनों जीत लिए थे उन्होंने। और इस बार तो हम लोग जानते हैं, हम लोग न्यूज में भी पढ़ा था कि नोवाक जोकोविच ने वैक्सीन लगा के नहीं आए थे, तो बाहर से ही ऑस्ट्रेलिया वालों ने भगा दिया था, वरना हो सकता है शायद कुछ अलग होता, लेकिन जो भी है ये। तो दैट्स ऑल। एक अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करें संडे की, तो उसमें एक न्यूज़ आई है गांधी जी को लेके। हम लोग जानते हैं 30 जनवरी गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी थी। हम जानते हैं 30 जनवरी 1948 को, जब गांधी जी 78 साल के थे, बाहर जा रहे थे कहीं पे, तो उनको एक लड़के ने गोली मार दी थी, नाथूराम गॉडसे ने। पुणे का था बेसिकली, हिंदू महासभा और आरएसएस से इसके संबंध थे। तो इन्होंने गोली मार दी थी, फिर उस गोली मारने के बाद वो भगा था, तो हर्बर्ट करके एक बंदे थे, उन्होंने पकड़ लिया था उसको। फिर बाद में हम जानते हैं एकदम मतलब पूरा देश गुस्सा हो गया था। और उस समय अगर हम लोग बात करें टॉप लीडर्स में से, तो वल्लभ भाई पटेल उन लीडर्स में से आते हैं जो बहुत गुस्सा थे। उन्होंने मतलब ऐसे कह दिया था वल्लभ भाई पटेल ने कि हम नाथूराम गॉडसे को फांसी ही दिलवाएंगे। बाद में हम देखते हैं कि मई 1948 में ट्रायल शुरू हो जाते हैं, और नवंबर 1948 आते आते सेंटेंस भी दे दिया जाता है, डेथ सेंटेंस। लेकिन जो डेथ पेनल्टी है, जो महात्मा गांधी के जो लड़के हैं रामदास, हम लोग जानते हैं उनके 2 लड़के हैं, उनमें सबसे बड़े बड़े लड़के रामदास हैं। तो गांधी जी की एक तरीके से मान लो थिंकिंग ऐसी थी कि किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए रामदास ने एक लेटर भी लिखा था, जब पटेल को भी लिखा था, नेहरू को भी लिखा था, और राजगोपालाचारी को भी लिखा था। तो नेहरू ने तो ये कह दिया था कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोर्ट का फैसला है। पटेल और राजगोपालाचारी ने साफ मना कर दिया था कि नहीं, हम मतलब आपके गेस्चर को हम समझते हैं कि आप गांधी की वजह कह रहे हैं, लेकिन ऐसे ही हम अगर इसको छोड़ देंगे तो ये लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। और फिर हम जानते हैं 15 नवंबर को गॉडसे को फांसी दे दी गई थी। और बाय द वे, कल बहुत से लोगों ने मार्टर डे भी मनाया गॉडसे को लेकर। तो अगर हम लोग बात करें ना पहले की, जब फांसी दी गई थी नवंबर 1948 में गॉडसे को, उस समय जो हमारे पटेल हैं, पटेल ने नेहरू से कहा भी था, एक लेटर है पटेल का, नेहरू का, इंटरनेट में मिल जाता है। उन्होंने कहा भी था एक लेटर में कि कुछ लोग हैं जो भविष्य में, जो दिमागी कमजोर लोग हैं, जिन्हें जमीनी हकीकत की सच्चाई नहीं पता, वो इसको बाद में शहीद मानेंगे, उसको मार्टर बन के बाद में मनाएंगे। और वो देखते हैं आज हो भी रहा है दुनिया में। तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, हम इंसान को मार सकते हो, उसकी थिंकिंग को नहीं मार सकते। सीधी सी बात है, गांधी जी को नाथूराम गॉडसे ने मार दिया, बट उनकी थिंकिंग आज भी जिंदा है। ऐसे ही बहुत से लोग जो मारे गए हैं, हम लोग बात कर लें जॉन एफ कैनेडी की बात कर लें, रिजियाक रेविन की बात कर लें, रिजियाक रेविन जिन्होंने वो इजराइल फिलिस्तीन वाले मुद्दे को ऑलमोस्ट सुलझा भी दिया था, उनकी बात कर लें, लिंकन की बात कर लें, मार्टिन लूथर किंग की बात कर लें, इवन दो वो जॉन लेनन की बात कर लें जो बीटल्स के होते थे मेंबर। तो इन लोगों को मारा गया है, लेकिन इनकी थिंकिंग आज तक लोग मार नहीं पाए हैं। जो उन्होंने काम किए हैं वो बहुत आइकॉनिक है, सीधी सी बात है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है, वो आई है ओमान को लेके कि ओमान में इंडिया अपना मिलिट्री बेस बना रहा है। और इंडिया और ओमान के हम लोग जानते हैं संबंध अच्छे हैं। जो जाबी है, जनरल सेक्रेटरी है ओमान के, वो अभी इंडिया आ रहे हैं, तो इंडिया एकदम रेड कारपेट वो वेलकम करने की तैयार है, एकदम फूल वूल बरसाए जाएंगे, बिल्कुल प्रोग्राम चल रहा है उनके लिए। सीधी सी बात है, लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़ेगा, मिलिट्री सपोर्ट बढ़ेगा हमारा। और हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे हम लोगों का मिलिट्री बेस बनने से हमारी पावर भी इंडिया की वहाँ पे बढ़ेगी, स्ट्रेटेजिक पावर। और अरेबियन सी के पास बनाएंगे। डुकम है, पोर्ट का नाम है DUQM। तो डुकम पोर्ट का नाम है जहाँ पे हम लोग ये बना रहे हैं बेसिकली। और ओमान के जो रूलर है ना, सुल्तान बिन सैद, वो हम लोग जानते हैं पुणे में उन्होंने पढ़ाई भी की है, उनको गांधी पीस प्राइज भी मिला है। तो ओमान से हमारे संबंध वैसे भी अच्छे हैं, तो इसी के चलते हम लोग, इंडिया अपना मिलिट्री बेस बना रहा है ओमान में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है आसियान के बारे में, कि जो आसियान है, आसियान बेसिकली एक ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो जो साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी नेशंस हैं, उन लोगों ने एक ग्रुप बना के रखा है जिसको कहा जाता है आसियान। तो इन लोगों की अभी मीटिंग होने वाली है, जो कि इस साल कंबोडिया में होने वाली है। और आसियान के अगर मेंबर्स की बात की जाए, तो जितने भी साउथ ईस्ट नेशंस हैं, मतलब म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तो इन सब का बना हुआ ये ग्रुप है आसियान। और जकार्ता में इसका सेक्रेटरीट है, 1967 में इसको बनाया गया था। और बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा हम लोग जानते हैं आसियान की स्थापना की गई थी। और पिछले साल का अगर हम लोग समिट की बात करें तो 2021 में ये ब्रुनई में हुआ था। और अगर भारत की बात करें ना,
जब जब आसियान का समिट होता है तब भारत भी एक समिट करता है जिसको कहा जाता है भारत प्लस आसियान समिट। तो इस बार भी जब कंबोडिया में इसका समिट होने वाला है तो भारत प्लस आसियान समिट भी भारत करेगा उसी दिन। बेसिकली हम लोग जानते हैं ना, डिजिटल वर्क स्पेस के प्लान को बढ़ाना, ओवरऑल आपसी जो सहमति है उनको बढ़ाना। हम लोग जानते हैं कि आसियान के साथ में, आसियान ग्रुप्स के साथ में हम लोगों का $86 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार है। तो इसको कैसे आगे लेके जाना है, क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करना है, इन्हीं सबको लेके बात होगी। तो देखते हैं जब बात होती है तब निकल के क्या आता है। तो ये 16 तारीख आने वाली है, ये 16 फरवरी समिट है उसका। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही इसराइल के बारे में, कि इसराइल इंडिया के साथ में मिलके 150 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जिनको उत्कृष्ट गांव बनाएगा, मतलब उनको डेवलप करेगा, उनको कोशिश करेगा कि उनको शहरीकरण किया जाए गाँवों का। तो ये हमारे जो नयन सिंह तोमर है, हम लोगों के जो फार्म मिनिस्टर है, बेसिकली एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये बताया गया है। तो दैट्स ऑल। अगर आज के हफ्ता हिंदू की बात करते हैं तो एक तो फ्रंट पेज पे न्यूज़ आई कि 5 आतंकवादी हैं जो कश्मीर में मार दिए गए हैं। और आज हम लोग जानते हैं बिट्रेयल डे भी है, मनाया जाता है, उसके बारे में बात आई है। फिर एक पेगासस इशू को लेके, ईपीएफओ को लेके, चुनाव को लेके, और फिर जो राजनीतिक पार्टियों ने बेसिकली पॉलिटिकल मुद्दे हैं वही है फ्रंट पेज पे। तो फ्रंट पेज पे कोई भी खास न्यूज़ है नहीं। एक पेज नंबर 7 पे डाटा पॉइंट आया है। तो देखो 5 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों में एचडीआई और हम लोगों ने डेवलपमेंट देख लिए थे। आज मणिपुर का भी आया है। तो मणिपुर की एचडीआई में अगर बात करें तो मिडिल में होता है, मतलब 36 स्टेट्स की बात करें तो 16th नंबर पे आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मणिपुर। पहले से पिछले 5 साल में देखा जाए तो मणिपुर का एचडीआई सुधरा है पहले से। एनीमिया में 4th नंबर पे आता है। तो एनीमिया की शिकार वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, सीधी सी बात। एनीमिया में जितना आगे आएगा उतना अच्छा नहीं रहता। हायर एजुकेशन में हम लोग बात करें तो मणिपुर 15वें नंबर पे आता है। और वही है कि वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फ्लोटिंग पार्क की बात करें तो दुनिया का छोड़ो, दुनिया का दूसरा और इंडिया का पहला फ्लोटिंग नेशनल पार्क मणिपुर में ही बनाया गया था, जिसका नाम लोकटक लेक पे बनाया गया था बेसिकली। और जो एल गणेशन है यहाँ के गवर्नर हैं, एल गणेशन पहले हम लोग जानते हैं कर्नाटक के होते थे, फिर उनको मणिपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। इसके बारे में हम लोगों ने याद करो सितंबर में बात भी की थी। और बीरेन सिंह है जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, और इम्फाल यहाँ की कैपिटल है। सिंपल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है, वो आई है इसराइल और इंडिया के 30 साल जो स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको पूरे होने पे। तो इसराइल के जो पीएम है बेनेट, उन्होंने कल एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल और इंडिया की दोस्ती गहरी दोस्ती है। ये वर्ड उन्होंने बोला हिंदी में बाय द वे अपने वक्तव्य में कि गहरी दोस्ती है और 30 साल हो गए हम लोगों को। तो देखो इसराइल और इंडिया के रिलेशनशिप की बात की ना, तो इसराइल और इंडिया के रिलेशनशिप सच में अच्छे हैं। हम लोगों ने जब न्यूक्लियर किया था, बम का एक्सप्लोजन किया था, तब पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगा दिए थे इंडिया पे। फिर भी इसराइल ने सपोर्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में इंडिया का। फिर इसराइल ने, हम देखते हैं कि जब हमारी पाकिस्तान के साथ में दोनों वॉर हुए, दोनों में उसने हमारा सपोर्ट किया था। इवन तो चाइना वॉर में भी उसने हमें हथियार दिए थे। हम लोग बात करें स्टार ऑफ डे, एक तो वहाँ पे स्टार ऑफ डेविड नाम से एक सिंबल होता है, और हम लोगों के यहाँ अशोक चक्र होता है हमारा नेशनल सिंबल। उन दोनों को मिला के एक लोगो भी जारी किया गया है 30 साल हम लोगों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पूरे हुए हैं उसको लेके। और अभी बात करें ना तो इसराइल के साथ में हमारे तकरीबन $4 बिलियन के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है बेसिकली, जितना व्यापार है। हाँ, बाय द वे इसमें मैं डिफेंस व्यापार को नहीं जोड़ रहा हूँ, और जिसमें इंडिया का पॉजिटिव ट्रेड ही है बेसिकली कहा जाए तो। इंडिया का तो जितना भी इसराइल से बड़े अच्छी ही बात है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और 50% जितना भी हम लोगों के बीच में व्यापार होता है ना, वो केवल डायमंड का होता है। और अगर हम लोग बात करें कि डिफेंस में, तो डिफेंस में इसराइल का सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर इंडिया है। फिर जैसे हम लोग मान लें फैल्कॉन की बात कर लें, हार्मर की बात कर लें, हैवोक ड्रोन की बात कर लें, बराक एंटी मिसाइल सिस्टम की बात करें जिसके बारे में बहुत न्यूज़ में अभी चला था, शिंडन क्विक रिएक्शन मिसाइल की बात कर लें हम लोग, पाइथन की बात कर लें, डर्बिन एयर मिसाइल की बात कर लें, मेज जो हैंड ग्रेनेड होते हैं उनकी बात कर लें, तो ये सब इंडिया ने इसराइल से ही खरीदे हैं। और इंडिया के लिए बात की जाए तो इंडिया के लिए थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है, क्योंकि सबसे बड़ा रशिया है, सेकंड नंबर पे हम लोगों के लिए यूएसए आता है, थर्ड नंबर पे ये आता है। और पिछले अगर हम लोग बात करें ना कि एग्रीकल्चर पिछले अगले आने वाले 3 साल के लिए 2022 से लेके 22, 23, 24 तक के लिए, 24 दिसंबर बेसिकली, दिसंबर 2024 तक के लिए, तो हम लोगों ने एक 3 साल का एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। साइंस एंड टेक में भी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग फूड पार्क भी बना रहे हैं, इंडिया और इसराइल मिलकर हम लोगों ने भी उनके यहाँ एक फूड पार्क बनाया है। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा बनाई गई थी, उसको भी इसराइल ने ज्वाइन कर रखा है।
और फिर इतना तो हम लोग जानते हैं कि इसराइल के ज़्यादातर लोग हिमाचल घूमने आते हैं। इसराइल का क्या होता है ना, ऐसे 16-17 इसराइल में लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता है। जो कुछ लोगों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है और कुछ लोगों को 3 साल तक की, मतलब 2 प्रोग्राम चलते हैं मिलिट्री ट्रेनिंग के। तो हर किसी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी ही जाती है इसराइल में। तो वहाँ के ऐसे 16-17 साल के भी लड़के होते हैं तो एकदम ऐसे बल्की लगते हैं, मसल मसल बना रखी होती है उन्होंने। और जब उन लोगों की ट्रेनिंग खत्म होती है तो उनको रुपए भी मिलते हैं कुछ। तो ज़्यादातर लोग वो रुपए लेके यहाँ पे हिमाचल आते हैं घूमने, बढ़िया। ठीक है, तो अब किस लिए आते हैं वो छोड़ो, लेकिन आते हैं। जैसे रशियंस के लिए गोवा फेमस है, इजराइल वालों के लिए हिमाचल फेमस है, और यूएसए वाले सारे के सारे हम लोगों के यहाँ आके आगरा जाते हैं, ताजमहल। तो ये कुछ प्लेस हैं जो लोगों को पसंद है इंडिया में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान $3 बिलियन का और लोन ले रहा है चाइना से। अब देखो, अभी कुछ दिनों पहले निकल के आया था कि पाकिस्तान ने बॉन्ड जारी किए हैं बहुत हाई इंटरेस्ट पे, क्योंकि पाकिस्तान के पास में रुपए ही नहीं है। तो मार्केट बोरोविंग करने के लिए, मतलब मार्केट से पैसा, लोगों से पैसा उठाने के लिए ऐसे 15% के इंटरेस्ट पे लोन जारी, वो बॉन्ड जारी कर दिए थे गवर्नमेंट ने। और अभी पाकिस्तान चाइना से $3 बिलियन का और लोन ले रहा है। अगर हम लोग टोटल कॉमर्शियल लोन की बात करें ना तो $11 बिलियन का लोन हो चुका है। और पिछले साल की अगर बात करें तो 26 ओवरऑल लोन की बात करें, टोटल लोन जो अभी तक चाइना ने दिया है उसका इंटरेस्ट ही पाकिस्तान उसको तकरीबन $26 बिलियन देता है हर साल। तो हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्कोर खराब होता जा रहा है। और देखो, एक चीज़ और होती है, एक चीज़ होती है सिविल स्कोर। सिविल स्कोर क्या होता है? तुम्हारा सिविल स्कोर हिस्ट्री जितनी खराब रहेगी ना लोन्स को लेके, अगर तुम बैंक के पास में जाओ कि हमें लोन चाहिए, एक बंदा जिसका सिविल स्कोर अच्छा है, एक बंदा जिसका सिविल स्कोर खराब है, बैंक अच्छे स्कोर वालों को कहो 6% पे दे दे, लेकिन तुम्हें अगर तुम्हारा खराब है तो 8-9% पे देगी। तो पाकिस्तान का सिविल स्कोर इतना खराब है कि अगर वो लोन भी लेने जाता है तो उससे बहुत हाई इंटरेस्ट में मिलता है। तो ये भी कुछ वजह है जिस वजह से अब ये चाइना धीरे 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 करके पाकिस्तान पे और आधिपत्य बनाता जा रहा है इन्हीं सब के चलते। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अभी फेलिकस गवर्नमेंट को लेके। अब फेलिकस गवर्नेंस क्या है? बेसिकली एक किताब का नाम है जो कि अभी किरण बेदी के द्वारा इनोग्रेट की गई है। अभी वो गवर्नर रही थी काफ़ी दिनों तक, तो दैट्स वाई उन्होंने अपने गवर्नर का जो गवर्नर रहने का जो एक्सपीरियंस है पौडुचेरी में, उसको लेके ये बुक लिखी है। तो बस हमें नाम पता होना चाहिए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है वर्ल्ड लेप्रोसी डे को लेके। लेप्रोसी बेसिकली होता क्या? देखो, एक स्किन डिसीज है लेप्रोसी, जिसमें फफूदे फफूदे से पड़े जाते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेब्रेस कहा जाता है बेसिकली इसको। और एक हांसन करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने इनको खोजा था, तो हांसन डिसीज भी कहा जाता है लेब्रोसी को। तो आज वर्ल्ड लेब्रोसी डे मनाया जाता है कि इसके प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये डिसीज होती है, लोगों को पता नहीं होता, लोग घर में बने रहते हैं, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं। लोग देख रहे हैं कि हाँ हमारी स्किन खराब हो रही है, हमारी स्किन बिना कुछ करे फट रही है, मतलब आराम से स्किन जैसी नॉर्मली होनी चाहिए वैसी नहीं है, लाल पड़ रही है स्किन, हाथ की स्किन टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है, लेकिन लोग उस पर गौर नहीं कर रहे हैं। इसके प्रति बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, और माइक्रो बैक्टीरियम लिब्रेस करके एक बैक्टीरिया होता है, उस वजह से ही होता है। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है, लेप्रोसी डे, सॉरी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। मत्स्य संपदा योजना हम लोग जानते हैं इंडिया में लॉन्च की गई थी, जो लोग फिशरीज का काम करते हैं उन लोगों के लिए, कि उन लोगों को सपोर्ट दिया जा सके, और जितने भी पीएम की स्कीम्स वगैरह है वो भी उन पर अच्छे से पहुंचाई जा सके। तो इसके अंतर्गत केज एग्रीकल्चर को शुरू करने की बात कर दी गई है हमारे मिनिस्ट्री के द्वारा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। अब केज एग्रीकल्चर क्या होता है? ऐसे पिंजरे टाइप के बना के डाल दिए जाएंगे कुछ ऐसी फिशेस हैं जिनको प्रिजर्व करना जरूरी है। कई बार ऐसा होता ना, देखो लालीनो, अल्नीनो और बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें होती रहती हैं समुद्र में। कई बार ऐसी चीजें अचानक आती हैं तो बहुत ज्यादा इकोसिस्टम का नुकसान होता है, बहुत सी मछलियां मर जाती हैं। तो उनको सेव करने के लिए हम लोग केज एग्रीकल्चर का भी इस्तेमाल करेंगे अब से इंडिया में। अब देखो, सुनने में बहुत अच्छा है, यूएसए वगैरह में हो भी रहा है, यूएसए कनाडा में होता है ये। अब इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंडिया में हम लोग जानते हैं कि जो रोपिंग इकोसिस्टम वाली जो पार्ट होती है वो पहले आता है केज एग्रीकल्चर से। हम लोगों ने केज एग्रीकल्चर लॉन्च कर दिया है, तो एम्बिशंस अच्छे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या होती है तो देखने वाली बात होगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है लाला जी के बारे में। लाला लाजपत राय हम लोग जानते हैं, 28 जनवरी 1865 में इनका जन्म हुआ था, तो 29 जनवरी को इनके ऊपर प्रोग्राम वगैरह भी रखे गए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कवर कर लेते हैं।
तो हुआ ये है, उनके बारे में जान लेते हैं बेसिकली। तो देखो, 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म हुआ। इनका जन्म बेसिकली हम लोग जानते हैं पंजाब में हुआ था, फिरोजपुर में। फिर बाद में इनको लायन ऑफ पंजाब की उपाधि दी गई, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई। ये लाहौर में पढ़े थे। और दयानंद, जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं आर्य समाज के, उनको इन्होंने बहुत मतलब पूछते थे, एकदम मानते थे उनकी आइडियोलॉजी। फिर लाल बाल पाल करके एक वो बनी थी, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल और इन सब लोगों ने मिलकर बनाई थी एक लाल बाल पाल कमेटी। तो उसने भी बहुत सारे काम किए सेकुलरिज्म को लेकर इंडिया में। फिर अनटचेबिलिटी के खिलाफ इन्होंने बहुत काम किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ज्वाइन किया था। बाद में अंग्रेजों ने 1907 में पकड़ के बर्मा भेज दिया था। फिर यहाँ पे आंदोलन हुए थे तो उनको वापस लेके आए थे 2 साल बाद। फिर अमेरिकन जो होम रूल लीग होती है उसको भी 1917 में स्थापित किया था इंडिया में लाला लाजपत राय ने। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष भी बने थे। ये तो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चंस कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय बने थे। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। साइमन कमीशन के खिलाफ मूवमेंट हुआ था, उसमें इनको लाठी पड़ गई थी जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। और बात की जाए तो जो सर्वेंट ऑफ पीपल सिक्योरिटी 1921 है उसकी भी इन्होंने स्थापना की थी। जो हिंदू रिलीफ मूवमेंट है 1897 वो भी इन्होंने ही स्थापना की थी। उसके बाद में यंग इंडिया हो गया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया हो गया, इंडिया विल एक्स फ्रीडम हो गया, जो रीअरेंज ऑफ भगवत गीता और वर्शिप्स ऑफ भगवत गीता करके एक बुक है। ये सारी बुक्स भी इनके द्वारा लिखी गई हैं। बाद में हम देखते हैं जो हिसार बार काउंसिल है वो भी इनके द्वारा बनाई गई थी। आयुष्मान हिसार जो होता है, आर्य समाज हिसार भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। बाद में 1894 में जो पंजाब नेशनल बैंक है वह भी इनके द्वारा स्थापित की गई थी। बाद में हम देखते हैं वही बैंक आगे बढ़ के 1946 में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, आज़ादी से 1 साल पहले। और बाद में फिर उसको नेशनलाइजेशन भी कर दिया जाता है। राष्ट्रीयकरण करने के बाद उसको गवर्नेंस में ला दिया जाता है 1961 में। वो इंदिरा गांधी के समय हुआ था। उसके बाद में तब इंदिरा गांधी फाइनेंस मिनिस्टर थी हमारी बारे में। और बात की जाए फिर इन्होंने लाला लाजपत राय की बात करें तो जो 1928 में जो जेम्स स्कॉट है उन्होंने परमिशन दी थी एक व्यक्ति को कि मारो इन लोगों को, ये लोग जो साइमन गो बैक चिल्ला रहे हैं। तो 1928 में जेम्स स्कॉट की ही जो लाठी थी उससे ये मर गए थे। फिर बाद में हम देखते हैं भगत सिंह ने इसी जेम्स स्कॉट को, जिन्होंने लाला लाजपत राय को मारा था, इसी जेम्स स्कॉट को मारने के लिए भगत सिंह ने पूरा प्लान चलाया था। जिस प्लान में जेम्स स्कॉट तो नहीं मरा था, एक दूसरा लड़का मर गया था। फिर उसको लेके इन लोगों पे भगत सिंह सदगुरु इन दोनों पे केस चला था बाद में। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये गगनयान को लेके कि क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया जा रहा है गगनयान के लिए। तो उसका कल टेस्टिंग की गई थी इसरो के द्वारा। जो चांदीपुर हम लोगों का प्रक्षेपण क्षेत्र है उड़ीसा में, वहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन को टेस्ट किया गया और ये टेस्ट सफल रहा है। तो ये गगनयान के लिए किया जा रहा है। गगनयान हम लोग जानते हैं इंडिया का एम्बिशियस मिशन है, जिसके अंतर्गत हम लोग 14 दिन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को जो इंडिया के होंगे उनको इंडिया की ही स्पेसशिप से हम लोग स्पेस में भेजेंगे। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है अफ्रीका 50 को लेके कि अफ्रीका 50 के अंतर्गत हम लोग जानते हैं इंडिया जुड़ा हुआ है। ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत अफ्रीका में अलग अलग देशों को डेवलपमेंट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। तो अफ्रीका 50 के अंतर्गत ही केन्या में एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है जो इस पे इंडिया के द्वारा काम किया जा रहा है, जो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। हमारे मोदी जी उसको वर्चुअल ओपन करेंगे कुछ 1-2 दिन में, अब देखते हैं क्या होता है। तो दैट्स ऑल। अगर न्यूज़ तो यही थी। एक एडिटोरियल आया है, वो आया है अभी इंडिया सेंट्रल एशियन वर्चुअल समिट के बारे में। देखो हुआ क्या, इंडिया और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उन दोनों के बीच में समिट हुई थी। अभी हम लोग देखते हैं जॉइंट स्टेटमेंट भी आया कि हम लोगों का कल्चर एक जैसा है, सिविलाइजेशन ऐसी है, पीपल टू पीपल इंटरेक्ट भी अच्छा है। तो हम लोगों के प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आती है इंडिया और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम आती है कि जो हम लोगों का लैंड लिंक है वो नहीं है हमारे पास में। और सबसे बड़ी 2 चीजें, कोरोना और अफगानिस्तान ये जो अचानक से 2 प्रॉब्लम्स आई हैं, इन्होंने हमारा लिंकेज और तोड़ दिया है सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। बेसिकली इंडिया जो सेंट्रल एशियन वर्चुअल समिट हुई है इसमें कहा गया है कि हम लोग आपस में बढ़ाएंगे। आज केवल हम लोग देखते हैं कि जो $2 बिलियन का ट्रेड है हम लोगों का, और वो भी पता किस वजह से है कि कजाकिस्तान के साथ में हम लोगों ने एनर्जी एक्सपोर्ट की ट्रीटी कर रखी है, नहीं तो ये होता कुछ 200 मिलियन का। तो मतलब ऑलमोस्ट हम लोग वहां से टूटे हुए हैं। अगर हम लोगों को ये बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो चाइना आज $41 बिलियन पर पहुंच रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ उसने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया है। जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है चाइना का, जिसके तहत चाइना सारे देशों को यूरोप तक जोड़ना चाहता है रोड से, उसके तहत चाइना ने रोडें बना रखी हैं वहाँ पे। और
पाकिस्तान और अब इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या क्या है? देखो, एक तो चाइना तो है ही है जिसको फेस करना है, साथ साथ में पाकिस्तान भी ट्रेड का रास्ता रोकता है इंडिया का। जब हमें सेंट्रल एशियन जाना है तो पाकिस्तान से होते हुए जाना है तो पाकिस्तान रोकता है। फिर हम पे दूसरा रास्ता है कि हम लोग जो ईरान पे चाबहार पोर्ट बना के रखा है कि हम लोग ईरान अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया पहुंचे, तो अफगानिस्तान में अनसर्टेनिटी चल रही है, हम लोग जानते हैं। और अगर रोड डेवलपमेंट करते भी है, चलो अफगानिस्तान ने उसके बाहर से कर देते हैं, फिर भी रोड बनाने में इतना पैसा लगेगा और सरकार की अभी ऐसी मंशा बिल्कुल नहीं लग रही है कि रोड बनाएगी। और यहाँ इंडियन सरकार बना नहीं रही है, मतलब इधर डेवलपमेंट हम लोग कर नहीं रहे हैं, हम लोगों का ट्रेड ऑलमोस्ट ना के बराबर है सेंट्रल एशियन कंट्री से। दूसरी तरफ चाइना BRI प्रोजेक्ट के तहत यूरोप तक पहुंच जा रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज होते होते। तो इस वजह से जो आज से 10 साल पहले चाइना का ट्रेड जो था वो $15 बिलियन होता था, आज $42 बिलियन है, दुगने से ज्यादा बढ़ गया है। और इंडिया का ऑलमोस्ट उतना ही है, $1 बिलियन होता था, $2 बिलियन है आज हम लोगों का। अब एक थर्ड ऑप्शन इंडिया के पास में क्या है जिससे हम लोग पहुंच सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री? थर्ड ऑप्शन है जो रशिया ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, उसका यूज किया जाए। अब देखो, ये यूज कर सकते हैं, बस इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि जो तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, ये दो कंट्रीज जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वह रशियन ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट ही नहीं है। तो अगर तुम इससे जाओगे भी तो तुम पूरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में नहीं पहुंच पाओगे। ये भी एक, और बाद में इस पोर्ट का नाम है अब्बास पोर्ट कहा जाता है, अब्दास पोर्ट बेसिकली उसका नाम कहा जाता है। तो अभी अफगानिस्तान एक कमजोर लिंक बनता जा रहा है। इंडो एशियन कल्चरल लिंक्स हम लोगों के बहुत अच्छे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में, लेकिन हम लोगों को वहां तक पहुंचने का कोई भी रिलायबल रास्ता नहीं मिल रहा है। अब इसके लिए किया जा सकता है, देखो रशिया इन कंट्रीज में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम लोग जानते हैं। देखो, चाइना टॉप इंफ्रा पार्टनर है। अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात की जाए तो चाइना टॉप इंफ्रा पार्टनर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाइना ने जितना काम किया है सेंट्रल एशिया में किसी ने नहीं किया। बट स्टिल रशिया के टाइम पे USSR होता था और उसी से टूट के ये बने हुए हैं। तो रशिया एक टॉप स्ट्रेटेजिक पार्टनर है सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, और हमारे रशिया के साथ में संबंध अच्छे हैं हिस्टोरिकली भी और आज भी, तो हम उसके द्वारा भी इनमें इंटर कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम लोग जो जानते हैं कि रिसोर्सेस, देखो सारी कंट्रीज भाग क्यों नहीं है सेंट्रल एशिया, उनके पास में है रिसोर्सेस। हमें उनके रिसोर्सेस का अगर फायदा उठाना है तो जल्दी से जल्दी वहां पहुंच बनानी बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की अगर बात की जाए ना, जो बड़े लोग हैं, बड़े पार्टनर्स हैं, बड़े स्टेक होल्डर्स हैं दुनिया में, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। चाइना रशिया बहुत बड़ा हस्तक्षेप रखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कजाकिस्तान में जब इंसर्जेंसी हुई थी तो रशिया ने अपनी मिलिट्री तक भेज दी कजाकिस्तान ने बुलाई कि आओ मदद करो। तो ऐसे तक सीन हो रखे हैं। इंडिया को ट्रेड एक्सेस बनाना होगा। ट्रेड एक्सेस बनाने के लिए इंडिया चाहे, देखो अब ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की मदद ले सकता है। हम लोग ग्वादर होते हुए, हम लोग जानते हैं पाकिस्तान ने ग्वादर के रूट से सेंट्रल एशियन कंट्रीज को, जो जब अरब की बात करते हैं तो अरब से ट्रेड करने के लिए पूरा रूट दिया हुआ है। उस रूट का इस्तेमाल इंडिया भी कर सकता है, बट तब जब इंडिया के पाकिस्तान के साथ में संबंध अच्छे हो। अफगानिस्तान में पहले से ही इंसर्जेंसी है, उसके साथ में तो संबंध अच्छे करने के बाद भी तुम्हें अपने इन्वेस्टमेंट का खतरा बना ही रहेगा, तो उसको एक तरफ रखते हैं। इस समय अगर इंडिया को रैपिडली एकदम से बहुत बड़ा करना है तो दो ही तरीके हैं, या तो रशिया की तरफ से स्ट्रेटेजिकली जाए, क्योंकि रशिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर अच्छा है सेंट्रल एशियन में, या हम लोग पाकिस्तान से एक अच्छा संबंध बनाए जो हमें ट्रेड एक्सेस दे, कहां तक का, सेंट्रल एशियन कंट्रीज का। अब ये दोनों चीजें इंडिया के इंटरेस्ट में है। हमें अपने पर्सनल मुद्दों को एक तरफ रख के इंडिया के मुद्दों को सोचना होगा, थोड़ा बड़ा होकर, थोड़ा बढ़ के सोचना होगा, तभी इंडिया आने वाले समय में एक ग्लोबल सुपर पावर बन के उभर सकता है। सीधी सी बात है। तो दैट्स ऑल, इस एडिटोरियल में तो यही था। और अगर आज की बात करते हैं तो 31 और 30 जनवरी के करंट में यही करंट था जो हमें किसी भी एग्जाम में जाने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।